ये सबने हवा उड़ा दी, ये गलत बात फैला दी। भूख गरीबी की जड़ में है ये बढ़ती आबादी। ये किसने हवा उड़ा दी, ये गलत बात फैला दी। भूख गरीबी की जड़ में है ये बढ़ती आबादी। अरे बढ़ी बहुत रफ्तार से रे भैया आबादी की रेल। अरे लगता है इस रेल के अरे ब्रेक हो गए फेल। और नेता जन अब थक गए और कर कर सभी उपाय। लेकिन इस रफ्तार पर तो रोक लगा नहीं पाए। समस्या की जड़ में तो बिल्कुल पहुंच न पाए। समस्या की जड़ में तो बिल्कुल पहुंच न पाए। समस्या की जड़ में ये किसने हवा उड़ा दी। ये सबने हवा उड़ा दी, ये गलत बात फैला दी। भूख गरीबी की जड़ में है ये बढ़ती आबादी। ये किसने हवा उड़ा दी, ये गलत बात फैला दी। भूख गरीबी की जड़ में है ये बढ़ती आबादी। अरे बढ़ी बहुत रफ्तार से रे भैया आबादी की रेल। अरे लगता है इस रेल के अरे ब्रेक हो गए फेल। और नेता जन अब थक गए और कर कर सभी उपाय। लेकिन इस रफ्तार पर तो रोक लगा नहीं पाए। समस्या की जड़ में तो बिल्कुल पहुंच न पाए। समस्या की जड़ में तो बिल्कुल पहुंच न पाए। समस्या की जड़ में ये किसने हवा उड़ा दी, ये गलत बात फैला दी। भूख गरीबी की जड़ में है ये बढ़ती आबादी। This People's Tribunal has largely focused till now on how the two-child norm is anti-women and anti-poor particularly. देखो ये सरकार निर्धन और महिलाओं को ठहरा रही जिम्मेदार। सच्चाई को पा लिया अरे हमने करके शोध। बस विकास ही मात्र है भाई सबसे बड़ा निरोध। जुटो रे भाई जुट जाओ और घर घर करो विकास। जुटो रे भाई जुट जाओ। ये किसने हवा उड़ा दी। सरपंच मंगला जोशी का केस आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। महिला उप सरपंच जून 2000 को निर्वाचित हुई। उनको तीसरी संतान 26 जनवरी 2001 के बाद हुई। पहला नोटिस फरवरी 2004 को कलेक्टर द्वारा दिया गया। उप सरपंच के पति गणेश जोशी द्वारा जो महिला उप सरपंच का काम देखते थे, पद बचाने की लालसा में खंडवा अस्पताल जो कि उक्त ग्राम से 60 किलोमीटर दूर है, उनसे बिना परामर्श किए गर्भपात के लिए ले जाया गया। लेकिन वहाँ जांच उपरांत उनको बताया कि आपकी पत्नी को 5 माह का गर्भ है। ऐसी अवस्था में गर्भपात कराना उचित नहीं है। इसके बाद वे चुपचाप घर चले आए। ठीक 4 महीने बाद उनके यहाँ संतान का जन्म हुआ और उनको तुरंत पद से हटा दिया गया। अंगूरी बाई 2000 में जो पंचायत चुनाव हुए थे उनमें निर्वाचित हुई थी और लगभग 2 वर्ष तक ये सरपंच पद पे रहीं। उसके बाद एक स्थानीय अखबार में खबर आई कि आपको पद से हटा दिया गया है। और फिर इनने जब नोटिस भी इनको नहीं मिला था तो इनने फिर पता किया जनपद जाके, तो ग्वालियर हाई कोर्ट में फिर इनने इसके मतलब पता किया तो पता चला कि हाँ हट गई हैं, आपको पद से पृथक कर दिया गया है। तो इन्होंने ग्वालियर हाई कोर्ट में अपील की कि मुझे क्यों हटाया गया। ये तो खैर मालूम था, लेकिन इसलिए कि उनका ये मानना था कि उनका जो पति है उसकी पहली बीवी से 2 बच्चे थे और उनसे 2 बच्चे थे। तो उसका कहना ये था कि मेरे तो 2 ही बच्चे हैं, तो फिर मुझे क्यों पद से पृथक किया गया, क्योंकि सरपंच तो मैं हूँ। माफ करना, आपके सामने अभी जो विजेंद्र ने रखा वो थोड़ा सा उस तरह से बता नहीं पाए। ये
बिल्कुल दिल्ली के साथ में लगता रोहतक जिला है, वहाँ का बहुत मशहूर गांव है सीसर, हरियाणा का बहुत बड़ा। वहाँ के सरपंच थे दलित सरपंच, और इनको इस बिना पे इनके खिलाफ मुकदमा, झूठा मुकदमा बनाया गया 2 से ज़्यादा बच्चों का, क्योंकि जब सरपंच वो जो एमएलए हैं गांव के दौरे पर आए तो किसी कारणवश ये स्वागत करने के लिए वहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाए थे। मुझे 8 माह का गर्भ था। शासन ने 6 माह की छूट दी है, अतः मुझे नहीं निकाला जाए, परंतु ऐसा नहीं हुआ। गांव वालों ने लिखित में जिला कलेक्टर को पत्र दिया, परंतु कलेक्टर महोदय का कहना था कि आपने 4थी संतान पैदा की, आपको पद से हटाया होगा। है कि ये संविधान ने एक हाथ पे हमें ये दिया है अधिकार के हम इलेक्शन लड़ें, हम गाँव में पंचायत का इलेक्शन लड़के चुन के आए और अपने गाँव में जो मुद्दे भूख के, बीमारी के, बेकारी के, बेरोजगारी के, रिलीजन की डिस्क्रिमिनेशन जो भी है, हम उन पे काम करें। जब हम उन पे काम करने के लिए तैयार हैं और हम उस रास्ते पर चल पड़े हैं, तो उसी दूसरे हाथ से संविधान ने कह दिया कि तुम अब हटाई जा चुकी हो। दहेज का जो कंडीशन है उसके ऊपर तो कार्रवाई सरकार और प्रशासन की तरफ से तुरंत तरीके से की जाती है, लेकिन जहां तक जो महिलाएं हैं, महिलाओं को जो रिजर्वेशन दी गई पंचायतों के अंदर, वहां पे उनके जो पति हैं वो पंचायत के अंदर बैठे हैं। इम्पर्सोनेशन का केस बनाया जाना चाहिए उनके खिलाफ। क्यों बैठने की इजाजत दी जाती है उनको? महिलाएं जो हैं वो आज नहीं बोलेंगी तो कल बोलेंगी। पंचपति, सरपंचपति, ये फिनोमिना तो पॉपुलर हो गया, लेकिन कोई एक केस स्टेट की तरफ से ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है कि किसी के खिलाफ कार्रवाई की गई हो। ये जो बढ़ती हुई एक मानसिकता है पंचायतों में और जगहों पे किसी न किसी रूप में उन चीज़ों को लाने की जो हमारी वैल्यू सिस्टम है, आई थिंक ये बहुत खतरनाक है। आप लोगों ने शायद देखा होगा छत्तीसगढ़ राज्य में एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ था जिसमें शिक्षा के हिसाब से आप पंचायतों पे, उसके बाद जनपद पे, उसके बाद और जगहों पे खड़े हो रहे हैं। मुझे मालूम नहीं है वो बिल पास हुआ कि नहीं, लेकिन बिल इंट्रोड्यूस हुआ था। ये बहुत ही खतरनाक पद्धति है किसी भी तरह की डेमोक्रेटिक सिस्टम में आपके और मेरे या कुछ लोगों के मन के अंदर की वैल्यू सिस्टम को डालना। क्योंकि मेरा ये सवाल है, फिर आप ये क्यों नहीं करते कि जिसके परिवार में आसपास भ्रूण हत्या हुई है वो नहीं खड़े होंगे? ये क्यों नहीं करते कि जो इनकम टैक्स डिफॉल्टर हैं वो नहीं खड़े होंगे? ये क्यों नहीं करते कि जो लाल बत्ती जंप करते हैं वो नहीं खड़े होंगे? ये तो एक बहुत ही फासिस्टवादी तरीका है। बहुत सी चीजें हैं जिसमें कहीं ना कहीं हम और आप कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो हमारे पड़ोसी को नहीं पसंद है या हमारे आसपास के उन प्रतिनिधियों को पसंद नहीं है। अपने हिसाब से न केवल आप पॉपुलेशन को छोड़ दीजिए, मैं तो कहता हूं इस तरीके की चीजें इलेक्टेड फोरम में इंट्रोड्यूस करना अपने में एक फासिस्टवादी टेंडेंसी है। एक सोचने की बात यह है कि इसकी राजनीति क्या है। राजनीति मतलब पार्टी की राजनीति नहीं, बड़ी राजनीति कि ऐसा क्यों हुआ कि ऐसी बात तभी सोची गई जबकि 73वें संविधान संशोधन से पहली बार काफ़ी ऐसे लोगों को पंचायतों में भागीदारी के लिए अधिकार, मतलब इफेक्टिव अधिकार, फॉर्मली तो पहले भी था, दिया गया जो उसकी भागीदारी पहले नहीं, नेमली SC ST और महिला जो पहले उनमें नहीं। इसके साथ ही क्यों नहीं हुआ? और मैंने हमेशा ये सवाल मैंने लोगों से पूछा है कि जब 1975-77 में जब इतना कठोरता से फैमिली प्लानिंग, फैमिली कंट्रोल की बात, तभी भी ये बात नहीं आई, तो इस संविधान संशोधन के साथ आई, तो निश्चय ही है कि इसके टारगेट भी वही। और हमारे अध्ययन में यह निकला कि ज़्यादातर जो लोग इसमें इफेक्ट होते हैं वो उसी वर्ग के ज़्यादा, और महिलाओं को तो असर पड़ेगा ही, चाहे किसी भी वर्ग के पुरुष हो या महिलाएं हो। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं अच्छा जो लोग उससे निकाले गए वो उससे महिलाएं कितने थे, पुरुष कितने थे। मेरा सवाल ये है कि वो औपचारिक रूप से महिलाओं को निकाले या पुरुषों को निकाले, परिवार और बच्चों के जन्म से संबंधित जो भी बात होती है उसमें महिला ही पीड़ित होती है, महिला इससे ज़्यादा संबंध होती है। इसलिए किसी भी तरह से देखें तो इसका मुख्य जो प्रभाव है वो महिलाओं के ऊपर है। ये जो 2 चाइल्ड नॉर्म का जो कंडीशन लगाई गई, जो 73वां संविधान संशोधन था, उसके साथ जो ये शर्त लगाई गई, हम ये समझते हैं कि इसको थोड़ा सा
पारदर्शी तरीके से इसके आर पार देखने की जरूरत है। और वो ये है कि जब ये रिजर्वेशन आई है विमेन एंड शेड्यूल कास्ट के लिए 73rd जो अमेंडमेंट है उसके थ्रू, वो ऐसा नहीं है कि वो स्टेट को एकदम दिमाग में आया, बल्कि वो विमेन की, दलित की असर्शन थी और उसके लिए एक मांग थी ग्राउंड के लेवल पे कि ये इस तरह की रिजर्वेशन जो है वो उनकी जरूरत है। और जहां पे ये असर्शन थी उन हिस्सों के अंदर, वहीं पे जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो निहित स्वार्थ है, जो नहीं चाहते उनको जो आज के दिन जो सत्ता का उपभोग जो करते हैं, वो जो पावर मिली हुई है, वो जो नहीं चाहते कि उसमें किसी भी तरह का बदलाव हो, तो उनकी तरफ से इस रिजर्वेशन बिल का विरोध भी था। आपको 2 बच्चे होने चाहिए, ससुराल मायका कहता आपको कम से कम 2 बेटे होने चाहिए, राम के साथ में लक्ष्मण भी होना चाहिए। अब इसमें जब एक सोसाइटी में सन प्रेफरेंस है और उसके साथ में कोर्सिव 2 चाइल्ड पॉलिसी है, उसमें सेक्स डिटर्मिनेशन या लॉजिकल फॉल आउट है और कुछ कर ही नहीं सकती जब तक वो बेटा पैदा नहीं कर सकती। तो दोनों तरफ से उसका जो है ये जिस तरह से मतलब वो इट्स अ टाइट रोप वॉक फॉर हर। इट इज टू generate policies from the grassroots level. We can't have policies from the central level and impose them on people. जब तक हम लोगों के पास जाकर उनके मन की बात नहीं पूछेंगे, तब तक हमें कोई अधिकार नहीं है उन पे केवल पॉलिसी थोपने का। नहीं तो संविधान के पहले 3 शब्द जो है वी द पीपल, वो केवल आपके संविधान में रहेंगे। पीपल से तो आप पूछोगे नहीं, पॉलिसी मेकर्स ही पॉलिसी बनाकर पीपल के ऊपर थोपेंगे। जैसे पीपल जरूरी नहीं है, पॉलिसी महत्वपूर्ण है, प्रोग्राम महत्वपूर्ण है, पावर महत्वपूर्ण है, यही बात होती है। Policy made no reference to the 2-child norm, and the absence of a reference to the 2-child norm was not accidental. It was because organizations had lobbied with government for many years, and government had actually decided consciously not to put the 2-child norm into population policy. कोर्शन की बात जो है उस पे हम पोजीशन लेंगे, उसको हम उसको सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर सकते कि कोर्शन हो, किसी किस्म का जबरदस्ती हो, जोर हो। और बिसाइड्स दैट आई थिंक हमको इसकी बेसिक फिलॉसफी जो है ऑफ दिस सो कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये टाइम बम जो टिक 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 कर रहा है कि कभी फट जाएगा और हम लोग, हमारी जो संख्या है उससे बिल्कुल ही एक बहुत बड़ा एक कैटास्ट्रोफिक एक इम्पैक्ट होगा, उसको किस तरह से हम आज के कॉन्टेक्स्ट में जो पूरी दुनिया का नज़रिया है उसके हिसाब से हम ले और इसको हम अपने एक बेशकीमत, हमारे देश का एक बेशकीमत ये सबसे बड़ा खजाना है जिसको हम उसी तरह से लें और उसको एड्रेस करें, जैसे कि यशोधरा दी ने बताया कि अपने और साधनों से, जो साधन हमारे पास हैं वो सब साधन। ही बात यह है कि पॉलिसी है उसका इम्प्लीमेंटेशन है वो ज़ीरो है, क्योंकि आप किसी भी सरकार के मेंबर से बात कर लें वो इसी बात में इंटरेस्टेड है कि नहीं पॉपुलेशन तो कम होना चाहिए। तो हम इसके खिलाफ नहीं है कि पॉपुलेशन कम होना चाहिए, हम ये कह रहे हैं कि जो नीतियां आप अपना रहे हैं उससे पॉपुलेशन कम नहीं होगी। Yesterday's presentation was of a very rich, varied nature. We had, of course, first of all, the victims of the population policy themselves coming and testifying here for the kind of violation that had taken place, the violation of the body of the woman in many cases, the deprivation of the recently won political rights in many cases, and to what extent it is the marginalized, the powerless who have had to bear the brunt of this policy. That they were also violative of youth rights and the rights of the newly empowered, the rights of those who were just emerging into political limelight. Number one, of course, that the present policy cannot be justified on any grounds of logic, necessity or feasibility. It is violative of human rights, gender justice, equity, human dignity, and it is against our constitution, our international commitments and our own national population policy. I have already said this, it is anti-women, anti-Dalits, anti-Adivasis, anti-youth,
newly empowered and emerging. Now, these are one sets of issues that were highlighted by different presentations and also emerged from the testimonies. Number two, the other sets of issues, these are generally hidden in the population discourse. Now, these are issues concerning the sex ratio and its decline and the alarming decline of juvenile sex ratio. Just the first few issues that emerged, it was made very clear that development is the best pill, that the development is the best contraceptive. So the investment will have to be in developments of every category that go to empower human beings.